विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया कर रहे थे हम, भारत प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे थे। उसमें जो आज हमारा टॉपिक है वो दक्षिणापथ के लघु राजवंश, दक्षिणापथ के लघु राजवंश या दक्षिण के लघु राजवंश। तो जैसे हमने देवगिरी के यादव वंश के बारे में थोड़ा द्वार समुद्र के होयसालों के बारे में, वारंगल के काकतीय वंश के बारे में, कदम्ब वंश के बारे में और गंग वंश के बारे में एक फ्लो चार्ट के हिसाब से समझा रहा हूं मैं आपको। तो सबसे पहले जैसे देवगिरी के यादव वंश में क्या क्या याद करना है आपने, तो देवगिरी के यादव वंश में कुछ क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन होगा कि देवगिरी के यादव वंश का संस्थापक कौन था, तो आपने बोलना है भिल्लम। कौन था? भिल्लम था। 1187 से लेकर 1191 एनाडोमिनी तक शासन किया इसने, और ये चालुक्यों का सामंत थे पहले। इसके चालुक्यों के सामंत थे। देवगिरी के जो यादव वंश राजवंश है, इनकी जो राजधानी थी वो देवगिरी थी। ये देवगिरी वही है, आगे चलकर जब हम सल्तनत पढ़ रहे होंगे तो खिलजी वंश में हम पढ़ेंगे, खिलजी नहीं, तुगलक में हम पढ़ेंगे दौलताबाद। क्या नाम पढ़ेंगे हम? मोहम्मद बिन तुगलक जब हम पढ़ रहे होंगे, यानी सल्तनत में हम क्या पढ़ते हैं? गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। तो तुगलक राजवंश जो है गुलाम वंश का, गुलाम वंश के बाद क्या? गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। गुलाम के बाद खिलजी, खिलजी के बाद तुगलक। तुगलक में हमने कौन कौन पढ़ने? जीएमएफ, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के 5 अभियान पढ़ने हमने। दो रासा खुक, दोआब करविर्दी, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा, खुरासान अभियान, कराचल अभियान। तो उसमें जो दूसरा वाला हमने पढ़ना है कौन सा? राजधानी परिवर्तन। तो राजधानी क्या करता है? वो दिल्ली से दौलताबाद लेके जाता है। वो दौलताबाद जो है यही देवगिरी। देवगिरी का ही नाम आगे चल के सल्तनत में क्या पढ़ते हैं हम? दौलताबाद। इतना समझ में आ गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक पागल बादशाह जिसको बोलते हैं, हालांकि बड़ा इंटेलिजेंट था वो, अपने समय से बहुत आगे था, लोग समझ नहीं पाए उसको। तो बताया जाता है कि वो दिल्ली से राजधानी दौलताबाद ले गया, फिर दौलताबाद से फिर दिल्ली लेके आया। तो यही देवगिरी दौलताबाद है। ठीक है। अच्छा जी, जो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक है देवगिरी के यादव वंश में वो सिंघन है। कौन है? सिंघम नहीं, सिंघन। सिंघम तो पिक्चर है। सिंघन 1210 से 1247 ईस्वी तक। ठीक है। इस वंश का जो अंतिम शासक है वो रामचंद्र है। कौन है? रामचंद्र और उसका पुत्र शंकर देव या सिंहण देव। रामचंद्र और उसका पुत्र अलाउद्दीन खिलजी के समय में पढ़ेंगे आप कि देवगिरी के यादव वंश में एक वहां का शासक, देवगिरी का शासक कौन है? रामचंद्र देव है। अब अलाउद्दीन खिलजी बड़ा चालाक व्यक्ति था। जब वो अपने चाचा के, अपने ससुर के रहते हुए, चाचा और ससुर दोनों ही थे उसके, कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में वो सूबेदार था। सूबेदार रहते हुए उसने देवगिरी पर आक्रमण किया। क्या किया? और बड़ी चालाकी से उसने क्या किया? रामचंद्र देव को पराजित कर दिया, ये बोल के कि ये तो छोटी सी सेना लेके आ रखा है, अभी तो पीछे दिल्ली सल्तनत की सेना आ रही है। रामचंद्र देव ने आत्मसमर्पण कर दिया। फिर वहां से बहुत सा धन लूटा इसने। फिर बताया जाता है कि बाद में फिर दोबारा आक्रमण किया इसने। किस पर? रामचंद्र देव पर। इसको राय रायन की उपाधि दी रामचंद्र को उसने। क्या दी? राय रायन मतलब था राजाओं का भी राजा। और इसका जितना साम्राज्य था उसमें 2 डिस्ट्रिक्ट और दे दिया, नवसारी का डिस्ट्रिक्ट दिया और कुछ और दिया उसको। ठीक है। बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं दी। ऐसा क्यों किया? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी समझ गया था कि इतना पैसा, इतना सोना चांदी तो इसके पास है। किसके पास? रामचंद्र देव के पास। तो दक्षिण में तो पता नहीं कितना होगा, और दक्षिण बिना किसी लोकल आदमी की सहायता के बिना में जा नहीं सकता। तो इसलिए उसने इसको क्या किया? संतुष्ट किया। किसको? रामचंद्र देव को। और रामचंद्र देव ने भी यही किया, उसको रास्ता भी दिखाया, अपनी सेना भी भेजी उसके साथ, साथ में बताया किसके पास कोहिनूर है, किसके पास सोना है, किसके पास जवाहरात, हीरे, मोती, सब जगह भेजा उसने। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा बाद में। किसको? मलिक काफूर एक किन्नर था। क्या था? जिसको उसने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, मतलब गुजरात में खरीदा था उसने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार में खरीदा था। 1000 दिनार में खरीदने का कारण उसको 1000 दिनारी भी बोलते थे मलिक काफूर को। और मलिक काफूर ने ही पूरे दक्षिण भारत का जितना सोना, चांदी, हीरे और साथ में कोहिनूर हीरा, किससे? प्रताप रुद्र देव से कोहिनूर हीरा लेकर किसको दिया? अलाउद्दीन खिलजी को दिया। और इतना जीतने के बाद फिर बाद में मलिक काफूर को फिर खुद लालच आ गया था। जब तक अलाउद्दीन खिलजी सही रहा तब तक तो ठीक रहा हो, जैसे अलाउद्दीन खिलजी बीमार हुआ, मरा,
उसने अलाउद्दीन खिलजी के सारे बच्चे, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक परिवार में जितने लोग थे सबकी हत्या कर दी थी। किसने? मलिक काफूर ने। तो जो जैसा करता है वो वैसा भरता है ना, ऐसा बताया जाता है इतिहास में। ठीक है, तो देवगिरी के यादव वंश का शासक कौन था अंतिम? रामचंद्र। इतना समझ में आ गया। और उसका पुत्र शंकरदेव या सिंहणदेव। ठीक है। अच्छा, देवगिरी के यादव वंश में जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या है? भिल्लम ने देवगिरी नामक नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया था। भिल्लम ने 1210 ईस्वी में सिंघन ने बल्लाल द्वितीय को परास्त किया था। भाई ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद आते हैं द्वार समुद्र के होयसाल वंश। द्वार समुद्र के होयसाल वंश में हम पढ़ते हैं कि इस वंश का संस्थापक कौन था? होयसाल वंश का तो ये था कौन? विष्णुवर्धन। कौन था? ये भी चालुक्यों के सामंत थे। विष्णुवर्धन संस्थापक था और ये इससे पहले क्या थे? चालुक्यों के सामंत थे। इनकी राजधानी कहाँ थी? होयसालों की? द्वार समुद्र। अच्छा, ये होयसाल भी हमने अलाउद्दीन खिलजी के समय में पढ़ना है। किसके समय में? अलाउद्दीन खिलजी के समय तक चलते रहेंगे। तो होयसालों का जो राजधानी थी वो कहाँ थी? द्वार समुद्र, जिसको आज आधुनिक समय में हलेबिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हलेबिड बोलते हैं। इनका जो क्षेत्र था चालुक्य और चोल साम्राज्य के बीच का मध्यस्थ राज्य था। ये कौन? होयसाल। इसके बीच में चालुक्य और चोलों के बीच में बफर स्टेट के रूप में थे ये। और कोई सर्वाधिक शक्तिशाली शासक तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन इस वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? वीरबल्लाल तृतीय था। कौन था? वीरबल्लाल तृतीय। और जो विशेषताएं हैं इस वंश की, होयसाल नरेश बल्लाल द्वितीय ने 1191 ईस्वी में सोरतूर तथा लकुंडी के युद्ध में भिल्लम को पराजित करके उसकी हत्या कर दी थी। अगला आता है वारंगल के काकतीय वंश। वारंगल का काकतीय वंश, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी अलाउद्दीन खिलजी के समय में पढ़ेंगे हम। तो इसका जो संस्थापक है वो प्रोल द्वितीय है। कौन है? प्रोल द्वितीय। ये चोलों के भी सामंत रहे, चालुक्यों के भी सामंत रहे पहले, काकतीय वंश के जो राजा थे। ठीक है, मतलब काकतीय वंश वाले पहले चोलों के सामंत रहे, चालुक्यों के सामंत रहे, फिर उन्होंने अपने आप को लगभग स्वतंत्र कर दिया। इनकी राजधानी वारंगल थी, जो उत्तरी तेलंगाना में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? उत्तरी तेलंगाना, नॉर्थ तेलंगाना। इसका जो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था वो गणपति था। इसमें इस वंश की जो विशेषता है काकतीय वंश की, यहाँ पर एक महिला शासिका मिलती है जिसका नाम है रुद्रांबा। क्या नाम है? ये आईएएस का क्वेश्चन है कि महिला शासिका रुद्रांबा किस वंश से संबंधित थी? आंसर काकतीय वंश से संबंधित थी। वारंगल के काकतीय वंश की शासिका थी। इस वंश में एक और राजा पढ़ना पड़ता है अलाउद्दीन खिलजी के समय में, प्रताप रुद्रदेव। इसका नाम पढ़ना पड़ता है। जब बताया जाता है मलिक काफूर ने प्रताप रुद्रदेव पर आक्रमण किया, यानी वारंगल पर आक्रमण किया, तो प्रताप रुद्रदेव ने अपने बराबर की सोने की मूर्ति, यानी अगर वो 80-90 किलो का रहा होगा तो 90 किलो की सोने की मूर्ति और उसके शरीर पर जंजीरें बांधकर आत्मसमर्पण स्वरूप किसके पास भेजी? मलिक काफूर के पास। किसके पास? तो यार अगर माना आप मलिक काफूर हो और आपको कोई 90 किलो की मूर्ति दे रहा है और उस पर भी कम से कम 10-20 किलो की सोने की चेन लगी हुई है, ये स्टाइल था दक्षिण भारत का पहले ना, आत्मसमर्पण का, तो क्या छोड़ेगा वो आपको? इसका मतलब आत्मसमर्पण में आपने इतना सोना दिया तो पता नहीं कितना होगा। तो फिर आक्रमण किया किसने? मलिक काफूर ने। पता चला इसके पास तो कोहिनूर भी है, संसार का सबसे महंगा हीरा। तब ये कोहिनूर को लेकर, कौन? मलिक काफूर कोहिनूर को लेकर दिल्ली गया। और बताया जाता है कि हमेशा की तरह, जैसा मैं बताता हूं कि कोहिनूर का अपना एक इतिहास है, जिसके पास कोहिनूर गया वो बर्बाद हुआ। क्या हुआ? क्या हुआ? वो देश, वो व्यक्ति बर्बाद हुआ, मतलब फिर अंत जो हुआ वो बुरा ही हुआ सबका। समझ में आ गया? तो मलिक काफूर को प्रदान किया कोहिनूर किसने? प्रताप रुद्रदेव ने। वारंगल के काकतीय राजा प्रताप रुद्रदेव ने। ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी पढ़ना, भी याद कर लो इसको। अगला, तेलुगु के इतिहास का सबसे आशाजनक काल जो है वो वारंगल के काकतीय वंश के ही समय माना जाता है। तेलुगु साहित्य का या तेलुगु का इतिहास का सबसे आशाजनक काल, मतलब ऑप्टिमिस्टिक जो पीरियड है वो कब माना जाता है? वारंगल के काकतीय वंश का। उसके बाद आता है कदम्ब वंश। कदम्ब वंश को पढ़ रहे हैं। कदम्ब वंश का संस्थापक पूछता है कौन है? मयूर शर्मन। ये वही मयूर शर्मन है जिसने 18 अश्वमेध यज्ञ किए थे। कितने? 18 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ये कदम्ब वंश के जो शासक थे, पहले ये पल्लवों के सामंत थे। इनके पल्लवों के सामंत थे। कदम्ब वंश की जो राजधानी थी वो बनवासी थी। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, शायद उत्तराखंड पीसीएस में पूछा हुआ है।
बनवासी, और उसको आज वैजयंती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैजयंती। पुरानी एक हीरोइन है वैजयंती माला, नाम सुना है ना? नाम ऐसे ही नहीं रखे गए, जगह के नाम पर रखे गए हैं। जैसे वैशाली जो है वो जगह का नाम है, आज भी लोग रखते हैं बालिकाओं का नाम वैशाली। वैजयंती, वैजयंती भी जगह का नाम है, बनवासी को ही क्या बोलते हैं? वैजयंती बोलते हैं। अच्छा, ये जो कदम्ब वंश का जो क्षेत्र है वो तुंगभद्रा नदी और पश्चिमी समुद्र के बीच का भाग है। तुंगभद्रा नदी और पश्चिमी समुद्र के बीच का भाग। इसका जो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक है वो कौन है? काकुत्स वर्मन है। कौन है? काकुत्स वर्मन। और इस वंश का जो अंतिम शासक है वो हरिवर्मा है। इस वंश के शासकों की वंशावली का ज्ञान एकमात्र अभिलेख से प्राप्त होता है जिसका नाम है तालगुंड अभिलेख। तालगुंड अभिलेख से कदम्बों के राजवंश की जानकारी मिलती है। इस वंश के लोग अपने आप को हारिती पुत्र कहते थे। क्या बोलते थे? अब ये भी क्वेश्चन बना हुआ यूपीपीसीएस में शायद, कि हारिती पुत्र किस वंश के लोग बोलते थे अपने आप को? आंसर, कदम्ब वंश के लोग। ये ब्राह्मण थे। कदम्ब वंश के लोग क्या थे? ब्राह्मण थे। पुलकेशिन, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने इस राज्य को अपने राज्य में समाहित कर दिया था, इस राज्य को जीत लिया था कदम्बों को। अब अगला राजवंश, छोटा राजवंश जो है वो कौन सा? गंगवंश, जो कि कर्नाटक पर शासन कर रहा था। इसका जो संस्थापक था वो वज्रहस्त पंचम था। कौन था? वज्रहस्त पंचम। इसकी राजधानी जो थी वो कुबलाल थी। हाँ, पहले कुबलाल थी गंगों की राजधानी। इसको कोलर भी बोलते हैं आधुनिक समय में। क्या बोलते हैं? कुबलाल या कोलर। और बाद में इनकी राजधानी तलकाड बनी। कहाँ बनी? तलकाड। ये इनका जो क्षेत्र था, जो मैसूर वाला क्षेत्र है, आधुनिक मैसूर के दक्षिण में जो क्षेत्र है, वो वहां पर गंग वंश के शासक क्या करते थे? शासन करते थे। इनका जो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था वो स्त्री पुरुष था। अंतिम के बारे में कंफर्म नहीं है। चोल शासक राजराज फर्स्ट ने 1004 में गंगों को जीत लिया था। इनको गंगों को जीत लिया था। इतना समझ में आ गया? अब इसका थोड़ा डिटेल बता रहा हूं मैं। तो कल्याणी के चालुक्य और चोल साम्राज्य के ध्वंसावशेषों पर देवगिरी के यादव, द्वार समुद्र के होयसाल, वारंगल के काकतीय, मैसूर के गंग, कुंतल के कदम्ब, इन वंशों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता घोषित की और अपने अपने राज्य स्थापित किए। तो सबसे पहले देवगिरी के यादव 1187 से लेकर 1313 ईस्वी तक शासन किया इन्होंने। 1313 ईस्वी तक शासन किया। देवगिरी के यादव स्वयं को यदुवंशी क्षत्रिय मानते थे। स्वयं को यदुवंशी क्षत्रिय मानते थे। ये पहले चालुक्य और राष्ट्रकूटों के सामंत थे। कल्याणी के चालुक्यों की पतनावस्था में देवगिरी के यादवों ने सामंत भिल्लम के नेतृत्व में स्वतंत्र यादव वंश की स्थापना की और देवगिरी या दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाया। देवगिरी या दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा सिंघन था और अंतिम राजा रामचंद्र था। अंतिम राजा कौन? अपने चरमोत्कर्ष काल में इस वंश का साम्राज्य नर्मदा से तुंगभद्रा के बीच स्थित था, यानी काफी बड़ा राज्य था। किसका? देवगिरी के यादवों का। इस साम्राज्य में वर्तमान का महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक और मध्य प्रदेश का कुछ भाग सम्मिलित था। भिल्लम ने चालुक्य शासक सोमेश्वर चतुर्थ को पराजित करके उसकी राजधानी कल्याणी पर अधिकार कर लिया। सोमेश्वर को बनवासी में आश्रय लेना पड़ा था। कहां पर? कदम्बों के यहाँ आश्रय लेना पड़ा था। भिल्लम ने देवगिरी नामक नगर बसाया, उसे अपनी राजधानी बनाया, परंतु होयसाल राजा बल्लाल द्वितीय से संघर्ष में भिल्लम मारा गया। होयसाल राजा बल्लाल द्वितीय से संघर्ष में भिल्लम मारा गया। भिल्लम के पश्चात उसका पुत्र जयगुति शासक बना। उसने राज्य को व्यवस्थित किया और वारंगल के काकतीय शासक रुद्र पर आक्रमण करके उसको मार डाला। जैतुगी के पश्चात सिंघन शासक बना, जो यादव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक सिद्ध हुआ। इसने होयसाल शासक बल्लाल द्वितीय को पराजित किया और देवगिरी से उसके द्वारा छीने गए प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। सिंघन ने गुजरात पर अधिकार किया। दक्षिणी कोंकण के शिलाहार शासक भोज द्वितीय को पराजित करके दक्षिणी कोंकण पर अधिकार कर लिया। देवगिरी के यादव राजवंश का अंतिम शासक रामचंद्र था। उसके समय 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर ने आक्रमण किया। रामचंद्र को आत्मसमर्पण करना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र को राय रायन की उपाधि दी, उसको उसका समस्त राज्य लौटाया, उसको कई स्वर्ण मुद्राएं दी, साथ में उसको 2 जिले और दिए। ठीक है, उसके राज्य से ज्यादा दे दिया मतलब उसको। इसीलिए मैंने बोला इस राय रायन रामचंद्र ने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी की सहायता की दक्षिण भारत को विजित करने में, क्योंकि सपना था अलाउद्दीन खिलजी का कि दक्षिण भारत को लूटना है ढंग से।
दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ही है। कौन है? विंध्याचल को पार करके दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला दिल्ली सुल्तान कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन मैंने कहा अलाउद्दीन खिलजी स्वयं नहीं गया, उसने अपने गुलाम मलिक काफूर 1000 दिनारी को भेजा और मलिक काफूर ने मदुरा तक आक्रमण किए उस जमाने में। इस जमाने में और बताया जाता है कि सोना, हीरे, जवाहरात, चांदी जो था वो घोड़ों में नहीं आया, कई हजार ऊंटों में आया। घोड़े में फिर भी कम आता है, अगर आप रेत बजरी डलवाओगे तो घोड़े में कम आता है, ऊंट में ज्यादा आता है। तो बताया जाता है कि दिल्ली के जो जितनी भी जो क्या दौलत थी ना, ये दौलत खाली अलाउद्दीन खिलजी के समय नहीं, ये मुगलों के समय तक चली। ऐसे ही नहीं इतने सारे क्या निर्माण कार्य हुए, यानी दिल्ली के खजाने में भर दिया गया था किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इतना खजाना लूटा गया। कहां से? दक्षिण भारत से। चलो जी, उसके बाद होयसाल वंश पढ़ते हैं हम। 1111 से लेकर 1339 ईस्वी, 12वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक में मैसूर क्षेत्र में, मैसूर पता है आपको कर्नाटक में, मैसूर क्षेत्र में द्वार समुद्र के होयसाल राजवंश ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। होयसाल राज्य जो था वो चालुक्यों और चोल साम्राज्य के मध्य स्थित था। इस वंश के शासक चालुक्यों और चोलों के सामंत थे। चालुक्य नरेश सोमेश्वर तृतीय के समय होयसाल वंश के विष्णुवर्धन ने अपने को स्वतंत्र कर लिया। इसने द्वार समुद्र यानी हलेबीड, यानी कर्नाटक में जो है हलेबीड, उसको अपनी राजधानी बनाया। वह पहले जैन मतानुयायी था, परंतु रामानुजाचार्य के प्रभाव से वो वैष्णव मतानुयायी हो गया। रामानुजाचार्य के प्रभाव से वैष्णव मतानुयायी हो गया। इतना समझ में आ गया? विष्णुवर्धन का उत्तराधिकारी नरसिंह था, जो होयसाल राज्य को विस्तारित करने का प्रयत्न किया जिसने। इस दौरान उसने चालुक्यों से भी संघर्ष किया। चालुक्यों को पूर्णतया मुक्ति का श्रेय वीर बल्लाल द्वितीय को ही दिया जाता है। 1173 से लेकर 1211, यानी चालुक्य से पूर्णतः मुक्ति जो मिली होयसाल वंश वालों को, वो किसके समय मिली? वीर बल्लाल सेकंड के समय में। वीर बल्लाल सेकंड का संघर्ष चालुक्य शासक सोमेश्वर चतुर्थ से हुआ, जिसमें चालुक्य शक्ति नष्ट हो गई। 1191 ईस्वी में देवगिरी के यादव वंशी शासक भिल्लम से युद्ध हुआ। बल्लाल ने भिल्लम को पराजित करके कृष्णा नदी तक के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, परंतु यादव वंशी शासक सिंघन ने बल्लाल द्वितीय को पराजित करके पुनः इन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। होयसाल वंशी बल्लाल द्वितीय के उत्तराधिकारियों में नरसिंह तृतीय का पांड्य वंशी शासकों से संघर्ष होता रहा। इस वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय था। कब? 1310 से 1339। इसके समय में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेना नायक मलिक काफूर ने होयसाल राज्य पर आक्रमण किया और वीर बल्लाल तृतीय को अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। इतना समझ में आ गया? होयसाल वंश का शासन काल जो है कला और स्थापत्य की उन्नति के लिए विख्यात है। इनके समय में अनेक ब्राह्मण और जैन मंदिरों का निर्माण हुआ। इस समय मंदिर निर्माण की एक विशिष्ट शैली बेसर शैली का विकास हुआ, जिसमें शिखर का अभाव है, और इन मंदिरों का निर्माण भवन के समान ऊंचे ठोस चबूतरों पर किया गया। होयसाल और चालुक्य वंश के मंदिरों का निर्माण बेसर शैली में हुआ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होयसाल और चालुक्य वंश के मंदिरों का निर्माण किस शैली में हुआ? बेसर शैली में। इसीलिए बेसर शैली को चालुक्य शैली भी बोला जाता है। कौन सी? चालुक्य शैली भी कहा जाता है। होयसाल कालीन मंदिरों में हलेबीड और होयसलेश्वर मंदिर और बेलूर का चिन्ना केशव मंदिर प्रसिद्ध है। ये 3 मंदिर याद करने हैं आपने। एक हलेबीड का मंदिर, हलेबीड का होयसालेश्वर मंदिर, एक बेलूर का चिन्ना केशव मंदिर। ये इंपॉर्टेंट है। चिन्ना केशव मंदिर में ही सरस्वती देवी की नृत्य मुद्रा में मूर्ति अंकित है। ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है ऐसा। क्या सरस्वती को कभी नृत्य करते हुए देखा आपने? नहीं देखा। हमेशा वाग देवी सरस्वती वीणा लिए हुए होती है, हंस के साथ होती है, श्वेत वस्त्रों में होती है। लेकिन चिन्ना केशव मंदिर में सरस्वती देवी की नृत्य मुद्रा में क्या है? मूर्ति है। इन दोनों मंदिरों का निर्माण विष्णुवर्धन ने करवाया था। किसने करवाया था? होयसाल वंश के शासक विष्णुवर्धन ने करवाया। इतना समझ में आ गया? हलेबीड जो है यह होयसाल राज्य की राजधानी द्वार समुद्र का आधुनिक नाम है। यह कर्नाटक के हसन जिले में। हलेबीड कहाँ है? हसन डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक। जात भी हो जाती है हसन, कमल हसन, नाम सुना है?
तो हसन जिला कहाँ है? कर्नाटक में। द्वार समुद्र को अपनी राजधानी विष्णुवर्धन ने बनाया था। हलेबीड में होयसाल काल के अनेक स्मारक हैं, जिसमें होयसालेश्वर मंदिर है, कैटभेश्वर मंदिर है, कैटभेश्वर का विष्णु मंदिर है। हलेबीड जैन धर्म का भी प्रमुख केंद्र था, यहाँ अनेक जैन मंदिर निर्मित करवाए गए। गंगवाड़ी के बारे में थोड़ा बता रहा हूं। मैसूर के दक्षिण में गंगों का राज्य था। गंगों से संबद्ध होने के कारण इस प्रदेश को गंगवाड़ी कहा जाता है। तो मैसूर का जो दक्षिणी भाग है उसको आज भी क्या बोलते हैं? गंगवाड़ी बोलते हैं। ठीक है। गंगों की राजधानी कहाँ थी? कोलार और तलकाड थी। अच्छा, एक वारंगल के बारे में बता रहा हूँ। वारंगल का किला, वारंगल जो उत्तरी तेलंगाना में स्थित एक नगर है, जो काकतीय राजवंश की राजधानी थी। किसकी? जब काकतीय शासक गणपति ने यहाँ अपनी राजधानी स्थानांतरित की, उसी समय उसने एक किले का निर्माण की नींव रखी। यह किला अंतिम रूप से रुद्रम्मा देवी के काल में पूर्ण रूपेण बनकर तैयार हुआ। वारंगल तेलुगु शब्द ओरुकल का अपभ्रंश है। ओरुकल का अर्थ होता है एक शिला। ओरुकल का मतलब क्या होता है? एक शिला। यह वारंगल का किला एक चट्टान पर निर्मित है। वारंगल का किला भारत के वृहत और सुदृढ़ किलों में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। अभी तक इसकी दोहरी 4 दीवारी मिली है। किले के अंदर एक विशाल मंदिर का साक्ष्य मिला है, जिसमें चारों ओर 4 तोरण द्वार हैं, जो सांची के तोरण द्वारों के समान है। सांची के तोरण द्वारों के समान 4 तोरण द्वार का वारंगल के किले में। ये यूपीएससी यहाँ पर ऐसी नजर डालती है। अब मैं बता रहा हूं आपको वारंगल के काकतीय राजवंश के बारे में, 1050 से लेकर 1323 ईस्वी तक। ठीक है। वारंगल के काकतीय वंशी शासक आंध्र प्रदेश के नलगोंड, कहां पर? हैदराबाद। नलगोंड मतलब हैदराबाद में अपनी स्थिति सुदृढ़ की उन्होंने। इस वंश का पहला ज्ञात शासक बेत प्रथम था। काकतीय वंश का पहला, वारंगल के काकतीय वंश का पहला ज्ञात शासक कौन है? बेत प्रथम है। इस वंश के शासक पश्चिमी चालुक्यों और चोल वंश के सामंत थे। सामंत स्थिति में स्वयं को स्वतंत्र कराने वाला शासक प्रोल सेकंड था। प्रोल सेकंड ने अपने आप को सामंती स्थिति से मुक्त कराया, यानी स्वतंत्र हो गए। इसने चालुक्य शासक तैल तृतीय को पराजित करके बंदी बना लिया, परंतु पुनः मुक्त कर दिया। प्रोल का उत्तराधिकारी रुद्रदेव हुआ, परंतु देवगिरी शासक जैतुकी ने रुद्रदेव को पराजित करके उसकी हत्या कर दी। रुद्रदेव का उत्तराधिकारी गणपति काकतीय वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक सिद्ध हुआ। उसने आंध्र प्रदेश, नेल्लोर, कर्नूल और कांची पर अधिकार कर लिया। गणपति ने अनुमाकोंडा की जगह वारंगल को राजधानी बनाया। अनुमाकोंडा की जगह वारंगल को अपनी राजधानी बनाया। गणपति देव का कोई पुत्र नहीं था, 2 पुत्रियां थी। एक का नाम रुद्रम्मा था, दूसरे का नाम जनपमा था। तो रुद्रम्मा आईएएस का क्वेश्चन है। रुद्रम्मा जो है महिला शासिका है वारंगल के काकतीय वंश की। ठीक है। गणपति देव ने रुद्रम्मा को अपना उत्तराधिकारी चुना। इसको रुद्रम्मा को अपना उत्तराधिकारी चुना। रुद्रम्मा का जो शासनकाल है वो 1263 से 1296 ईस्वी है। वारंगल के काकतीय वंश की एक योग्य शासिका सिद्ध हुई रुद्रम्मा। हालांकि उसके शासक बनते ही कुछ सामंतों ने विद्रोह कर दिया, परंतु रुद्रम्मा ने उनका दमन कर दिया। रुद्रम्मा के शासनकाल में यादव शासक महादेव ने वारंगल पर आक्रमण किया, जिसे काकतीय और चालुक्य सेना ने मिलकर विफल कर दिया। रुद्रम्मा ने कलिंग शासक नरसिंह देव तथा पांड्य शासक को भी पराजित किया। ये नरसिंह देव कौन है? कलिंग का गंगवंशी शासक नरसिंह देव कौन है? जिसने ब्लैक पगोडा बनाया, जिसने सूर्य मंदिर बनाया। कहाँ का? कोणार्क का। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनाया? कलिंग के गंगवंशी शासक नरसिंह देव ने बनाया। उसको पराजित किया किसने? रुद्रम्मा ने। रुद्रम्मा ने जनता के कल्याण के लिए वर्षा जल संचय हेतु अनेक तालाबों का निर्माण करवाया। इसने वारंगल किले को और सुदृढ़ किया। रुद्रम्मा के शासनकाल में इटली का यात्री मार्को पोलो आंध्र प्रदेश स्थित मोटुपल्ली बंदरगाह पर आया था। तो इटावली यात्री मार्को पोलो किस काकतीय शासिका के समय भारत आया? आंसर रुद्रम्मा के समय में। मोटुपल्ली है बंदरगाह पर आया। उसने रुद्रम्मा के शासन की प्रशंसा की है। वह वारंगल के विषय में कहता है कि यह संसार का सबसे बारीक मलमल नामक वस्त्र बनता है यहाँ पर, जिसे पहनकर कोई भी राजा रानी गौरवान्वित हुए बिना नहीं रह सकते। गौरवान्वित हुए बिना नहीं रह सकते। रुद्रम्मा ने चालुक्य वंशी राजकुमार वीरभद्र से विवाह किया, जिसकी 2 बेटियां उत्पन्न हुई। इन्हीं में से एक का पुत्र प्रताप रुद्रदेव था, जो रुद्रम्मा के पश्चात शासक बना।
अब है प्रताप रुद्रदेव, ये वही है जिसने अपनी सोने की मूर्ति जंजीर में बंधी हुई किसको भेजी थी? मलिक काफूर को, 1000 दिनारी को। 1296 से 1323 इसके समय में पहली बार वारंगल पर तुर्कों का आक्रमण हुआ। तुर्क मतलब अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से कौन? मलिक काफूर, 1000 दिनारी। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी का सेना नायक मलिक छज्जू ने वारंगल पर असफल आक्रमण किया था। 1310 में मलिक काफूर के आक्रमण के पश्चात प्रताप रुद्रदेव को अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। संभवतः इसी समय प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा भेंट किया। 1323 ईस्वी में गयासुद्दीन के भतीजे जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने वारंगल पर आक्रमण करके प्रताप रुद्रदेव को पराजित करके बंदी बना लिया और दिल्ली लाते समय मार्ग में ही उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार काकतीय राजवंश समाप्त हो गया। प्रताप रुद्रदेव की मृत्यु किसके समय हुई? जौना खां के समय हुई, मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुई। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जौना खां है, इसीलिए आगे चलकर फिरोज शाह तुगलक इसके नाम पर, इसकी याद में जौनपुर नामक नगर बसाता है। कौन सा? जौना खां की याद में जौनपुर नामक नगर। इतना समझ में आ गया। अब अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा मैं पल्लव राजवंश के बारे में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई।